समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, इसके अंतर्गत हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विविधता, असमानता तथा वंचना की अवधारणात्मक समझ विकसित करें एवं इनके शैक्षिक संदर्भों, कारणों सहित का उल्लेख करें। दूसरा क्वेश्चन है, समाज में सत्ता, वर्चस्व तथा प्रतिरोध की अवधारणा, प्रकार, कारकों तथा प्रभावों की समझ विकसित करें। तीसरा है, समाज में समता, समानता, समावेशीकरण व सामाजिक न्याय की अवधारणा, आवश्यकता एवं उन्हें हासिल करने में अवरोधों का वर्णन करें। चौथा है, शिक्षा और शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के संदर्भ में करें। पांचवा है, शिक्षा पर आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव कैसे पड़ता है, इनके द्वारा शिक्षा का प्रसार अथवा प्रगति कैसे होती है। छठा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है, शिक्षा में गुणवत्ता अथवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सवाल बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए क्यों जरूरी है। सातवां नंबर है, स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में कमी होने के क्या कारण है। आठवां है, स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। नौवां है, सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा के मुद्दे पर अपना तर्क प्रस्तुत करें अथवा सार्वजनिक शिक्षा एवं निजी शिक्षा के लाभ व दुष्प्रभावों का उल्लेख करें। शिक्षा के निजीकरण पर उदारवादी दृष्टिकोण तथा आलोचनात्मक विमर्श प्रस्तुत करें। अभिवंचित तथा उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सरकार ने इनके लिए क्या प्रावधान किए हैं तथा इनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां मुद्दे हैं। 12 नंबर में है, समान विद्यालय व्यवस्था क्या है, इसके प्रावधानों एवं स्वरूप पर प्रकाश डालें अथवा सार्वजनिक शिक्षा जहां अभिवंचित वर्ग को तथा उपेक्षित वर्गों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार है, वही निजी शिक्षा को व्यापारीकरण से मुक्त होकर शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य से समता मूलक पहुँच एवं भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक मंच पर लेने की आवश्यकता है। इसे समान विद्यालय व्यवस्था के रूप में देखने का प्रयास करें। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य, लोकतंत्र और शिक्षा के प्रावधानों का वर्णन करें। उसके बाद अथवा भारतीय संविधान के संदर्भ में शिक्षा में विभिन्न लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हुए संवैधानिक प्रावधानों की व्यवस्था का उल्लेख करें जो बच्चे की शिक्षा तथा उसकी स्थितियों को प्रभावित करते हैं। शिक्षा का सार्वभौमिकरण की अवधारणा, आवश्यकता एवं अवरोध का वर्णन करें। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में राज्य की क्या भूमिका है। भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में राज्यों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करें। 17 नंबर है, बच्चे और उनके शिक्षा के अधिकार के संवैधानिक प्रावधानों का उनसे संबंधित विमर्शों के परिप्रेक्ष्य में उल्लेख करें। यह बच्चे की शिक्षा तथा उसकी स्थितियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं अथवा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बच्चों की शिक्षा में विभिन्न लोकतांत्रिक मूल्यों को लिए हुए संवैधानिक प्रावधानों की व्यवस्था का उल्लेख करें जो उनकी शिक्षा तथा उसकी स्थितियों को प्रभावित करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास और शिक्षा में क्या संबंध है, उल्लेख करें। राष्ट्र के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। 19 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की कल्याणकारी चरित्र के साथ साथ उपजी वैसी राजनीतिक स्थितियों का उल्लेख करें जिसके कारण शिक्षा की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। राजनीतिक परिस्थितियों हस्तक्षेप के कारण शिक्षा की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है, उल्लेख करें अथवा शिक्षा की गुणवत्ता के गिरते स्तर के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, उल्लेख करें। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम क्या है, इसके प्रमुख प्रावधान एवं उद्देश्यों का उल्लेख करें। यह शिक्षा के सार्वभौमिकरण में किस प्रकार सहायक है अथवा भूमिका निभाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा विद्यालय तथा समुदाय से हमारी कौन कौन सी अपेक्षाएं हैं अथवा शिक्षा विद्यालय तथा समुदाय एक दूसरे से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं अथवा शिक्षा विद्यालय तथा समुदाय के कौन कौन से कार्य अथवा उद्देश्य हैं। 22 नंबर में है, शिक्षा विद्यालय तथा समुदाय में कौन कौन से समकालीन बदलाव हुए हैं तथा इनका क्या प्रभाव पड़ा है।
23 नंबर में है शिक्षा संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन व पुनर्निर्माण के अभिकरण के रूप में कैसे है, अथवा सामाजिक परिवर्तन व पुनर्निर्माण के अभिकरण के रूप में शिक्षाई संस्थाओं की भूमिका का उल्लेख करें। 24 नंबर में है शिक्षा किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन में भूमिका निभाती है, उल्लेख करें। शिक्षा किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है, वर्णन करें। 25 नंबर में है आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, वर्णन करें। आर्थिक सुधारों के शिक्षा पर प्रभाव की आलोचनात्मक व्याख्या करें। 26 नंबर में है शिक्षा और माध्यम भाषा पर अपने विचार प्रस्तुत करें, अथवा आज बदलते समय के साथ जहां शिक्षा के माध्यम भाषा के तौर पर अंग्रेजी की तरफ समाज के झुकाव को देखा जा सकता है, वही भारतीय भाषाओं के विस्तार एवं प्रतिष्ठा का भी सवाल उठ रहा है। इन सब अपेक्षाओं का प्रभाव विद्यालय परिवेश की प्रक्रियाओं पर किस प्रकार पड़ा है तथा उसका समाधान क्या है, उसकी पड़ताल करें। समाज में नवाचार और विकास के लिए शिक्षा होनी चाहिए, इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत करें। समाज में नवाचार और विकास के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वर्णन करें। बिहार के विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि में विद्यालय के परिवर्तनकारी चरित्र को समझना क्यों आवश्यक है। 29 नंबर विद्यालयी शिक्षा के अब तक के विकास का ऐतिहासिक एवं समकालीन नीतिगत परिप्रेक्ष्य के आधार पर वर्णन करें, अथवा विद्यालयी शिक्षा के इस विकास में शिक्षा नीतियों के ऐतिहासिक एवं समकालीन नीतिगत परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करें। विद्यालयों के नाम, व्यवस्था तथा भवन संरचनाओं के नीतिगत संदर्भों की व्याख्या करें, अथवा किसी विद्यालय के नाम, उसकी व्यवस्था तथा भवन संरचनाओं पर शिक्षा नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा है, वर्णन करें। अथवा समकालीन भारतीय शिक्षा की व्यापक समझ के लिए उन नीतियों की पड़ताल करें जो शैक्षिक बदलावों की पृष्ठभूमि में रहे हैं तथा जिनका प्रभाव प्रारंभिक विद्यालयों के विभिन्न घटकों पर पड़ा है, जैसे विद्यालयों के नाम, व्यवस्था और भवन संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों और शिक्षा से संबंधित नीतियों के नीतिगत संदर्भों का वर्णन करें। शिक्षकों तथा शिक्षा पर शिक्षा नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा है, उल्लेख करें। 32 नंबर में है विद्यालयी पाठ्यचर्या पर शिक्षा नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा है, वर्णन करें। तो 33 में है विद्यालयी मूल्यांकन प्रक्रिया पर शिक्षा नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा है, वर्णन करें। 34 नंबर में है वर्तमान संदर्भ में शिक्षकों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं तथा इनके क्या समाधान हैं। तो ये 34 क्वेश्चन हम लोग करेंगे S1 के अंतर्गत। S1 है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। फर्स्ट क्वेश्चन है विविधता, असमानता तथा वंचना की अवधारणात्मक समझ विकसित करें एवं इनके शैक्षिक संदर्भों, कारणों सहित का उल्लेख करें। तो विविधता, समानता तथा वंचना क्या है इसको बताना है, उसके बाद इसका जो है शैक्षिक संदर्भ में व्याख्या करना है। तो विविधता, विविधता का अर्थ है विभिन्नता। एक रूपता के प्रतिकूल शब्द विविधता है। एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री के अनुसार भारतीय समाज और संस्कृति एक रंग की साड़ी नहीं है अपितु बहुरंगी चुनरी है। भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा सबसे अधिक विभिन्न परिस्थितियों का परिदृश्य एक साथ देखने को मिल सकता है। यह भिन्नता का प्रदेश लघु स्तर से लेकर बहुधा पैमाने पर देखा जा सकता है। लोगों का रहन सहन, आवास, भोजन, बोली, व्यवहार, प्रकृति, आकृति आदि पहलू हैं जो अपने प्रदर्शन से हमें विभिन्नता का साक्षात्कार कराते हैं और यही भिन्नता विविधता कहलाती है। इस विविधता का अनुभव किसी विद्यालय के परिवेश में भी किया जा सकता है। अतः एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह ऐसे शिक्षाई माहौल का निर्माण करे जिसमें विविधताओं का सम्मान हो, किसी भी प्रकार की असमानता का व्यवहार ना हो तथा एक समावेशी वातावरण में बच्चों को विकसित होने का अवसर मिले। विविधता के प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे क्षेत्रीय विविधता, जातिगत विविधता, धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता, परिवेश के आधार पर विविधता, आकार या बनावट के आधार पर विविधता, लिंगात्मक विविधता, उम्र सापेक्ष विविधता। तो इसके अंतर्गत विविधता आ गई। फिर है असमानता।
समान शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द सम से ली गई है, जिसका अर्थ है बराबर। समानता शब्द का ही प्रतिलोम असमानता है, अर्थात बराबर नहीं होना, क्योंकि समानता शब्द का आधार भी विविधता के ऊपर ही आधारित है। इस संदर्भ में हमेशा याद रखना चाहिए कि विविधता असमानता नहीं है। विविधता जो है असमानता नहीं है। विविधता के प्रमुख घटक तथ्य यथा भूगोल, भाषा, जाति, आर्थिक आदि तुलनात्मक रूप में अध्ययन किए जाने लगे। यदि लोगों में इन सभी आधारों पर श्रेष्ठता या निम्नता की प्रकृति जागृत होने लगे तो इसे हम असमानता का संबोध दे सकते हैं। सहस्राब्दियों तक सुविधा विहीन, धन, प्रतिष्ठा व ताकत से महरूम एक बड़े वर्ग को सुविधा युक्त, बेहतर व सम्मानित जीवन जीने की व्यवस्थाओं से दूर रखा गया। सुविधाओं से वंचित किए जाने का आधार बना जन्म का कुल, लिंग, निवास स्थान, भाषा, आस्था व मान्यताएं, धर्म व संप्रदाय आदि। ये आधार जो मूल रूप से विविधताएं हैं के कारण किसी वर्ग व व्यक्ति विशेष को विकसने के लिए जरूरी मौलिक सुविधाओं से वंचित किए जाने से ही असमानता जन्म लेती है। इस प्रकार असमानता सत्ता व वर्चस्ववादी ताकतों के प्रत्यक्ष या परोक्ष व्यवहार द्वारा विकास के साधनों के असमान वितरण से उत्पन्न हुई है। वह स्थिति है जिसमें एक ही समाज में भिन्न भिन्न जन व समुदाय विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहने को बाध्य होते हैं। नोट: असमानता के कारण व प्रभाव भी विविधता के आधार पर ही प्रमाणित हो सकते हैं। उसके बाद वंचना। वंचना का तात्पर्य है वंचित होना या किसी एक प्रकार के दुराव से किसी विशेष व्यक्तिगत तथा सामूहिक अथवा सामूहिक कारणों से जब हमारा अलगाव किसी ऐसी वस्तु, स्थिति या परिस्थिति से हो जाए जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में उपलब्ध हो, तो यही अलगाव वंचना कहलाती है। वॉलमैन के अनुसार वंचना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोकता है। शिक्षा के संदर्भ में जब कोई बालक समाज में रहते हुए अपनी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसी रूढ़िवादिता या विरोधाभासी बल के द्वारा नहीं कर सके तो इसे ही वंचना समझा जाएगा। विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं से वंचित होने तथा इस असमानता के व्यवहार के कारण व्यक्ति व समुदाय के अंदर वंचन का भाव जन्म लेता है और वह स्थिति जिसमें वंचित व्यक्ति जीता है वंचना के रूप में जाना जाता है। सूक्ष्मता से देखा जाए तो वंचन व्यक्ति तथा समुदाय दोनों के स्तर पर दो प्रकार के हो सकते हैं। व्यक्ति तथा समूह के अंदर वंचन का भाव इस कारण से भी हो सकता है कि वह जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा हो और इस संघर्ष के बावजूद भी उनसे वंचित हो, या शारीरिक तथा मानसिक रूप से इतना अक्षम हो कि सामान्य सुविधाओं के उपलब्ध रहने के बावजूद भी उसका उपयोग न कर पाए। इस प्रकार के वंचन को वास्तविक वंचन, एब्सोल्यूट डिप्राइवेशन कहा जा सकता है। वंचना का दूसरा भाव इस कारण से भी उत्पन्न हो सकता है कि व्यक्ति या समूह किसी दूसरे व्यक्ति या समूह की अपेक्षा भौतिक संसाधनों, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा अन्य किसी भी कारण से अपने आप को वंचित महसूस कर रहा हो। वंचना के इस भाव को सापेक्षिक वंचना, रिलेटिव डिप्राइवेशन कहा जाता है। इस प्रकार वंचन को मोटे तौर पर चार प्रकार से देखा जा सकता है। पहला, वास्तविक वैयक्तिक वंचन, एब्सोल्यूट इंडिविजुअल डिप्राइवेशन, सापेक्षिक वैयक्तिक वंचन, रिलेटिव इंडिविजुअल डिप्राइवेशन, वास्तविक सामुदायिक वंचन, एब्सोल्यूट फ्रेटर्नल डिप्राइवेशन, सापेक्षिक सामुदायिक वंचन, रिलेटिव फ्रेटर्नल डिप्राइवेशन। तो वंचन के चार प्रमुख प्रकार हैं: वास्तविक वैयक्तिक वंचन, सापेक्षिक वैयक्तिक वंचन, वास्तविक सामुदायिक वंचन, सापेक्षिक सामुदायिक वंचन।